Hello students, in previous lecture we had discussed about mass defect and binding energy. So mass defect क्या था? Mass defect is the difference between the sum of masses of nucleons, which are protons and neutrons, and the rest mass of nucleus. कि अगर हम न्यूक्लियस में प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मासेस का डिफरेंस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से लें तो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और जितना ये डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. हमने एग्जांपल लिया था किसका? अल्फ़ा पार्टिकल का. अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो अगर इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मासेस का सम लें तो ये मासेस किसके इक्वल आए थे? 4.03188 इन एटॉमिक मास यूनिट. और अगर हम क्या देखें, हीलियम न्यूक्लियस का मास देखें तो ये हीलियम न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल है? 4.00153 इन एटॉमिक मास यूनिट. एंड मास ऑफ दिस हीलियम न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. और जितना इन दोनों के मासेस का डिफरेंस है, ये मास डिफरेंस किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल इन एटॉमिक मास यूनिट. इस मास डिफेक्ट को हमने एनर्जी की यूनिट्स में भी लिखा था, जिसे क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. कैसे कन्वर्ट करेंगे आप मास डिफेक्ट को एनर्जी में? कि मास डिफेक्ट को फ्रॉम आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशनशिप हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस. कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी लिखें किसी न्यूक्लियस के केस के लिए तो वो किसके इक्वल आएगी? दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसका डिफरेंस किससे लें? मास ऑफ न्यूक्लियस से लें. और अगर इस डिफरेंस को, मास डिफेक्ट को, अगर हम c² से मल्टीप्लाई करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन एनर्जी. इससे नेक्स्ट हमने ये देखा था कि अगर बाइंडिंग एनर्जी को किस में लिखा था? एटॉमिक मासेस के टर्म्स में लिखा था. कि यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी क्या है? यहाँ mh क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. mn इज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज द मास ऑफ एटम. नेक्स्ट आपने इवेलुएट किया था बाइंडिंग एनर्जी फॉर द केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कि अगर बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बता रहा था? एवरेज एनर्जी. कि अगर हम एक न्यूक्लियन न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट करें तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमने क्या देखा था? कि अगर किसी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल है, इट मीन्स वो न्यूक्लियस क्या है? लेस स्टेबल है. और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? वो हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होगा. अब देखिए एग्जांपल कि हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे. हमने यहाँ देखा किसके लिए? हीलियम एटम के केस के लिए, हीलियम के लिए, हीलियम न्यूक्लियस के लिए मास डिफेक्ट किसकी इक्वल आया था? 0.0304 इन एटॉमिक मास यूनिट. अगर इसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? मास डिफेक्ट किसके इक्वल है? हीलियम के केस में 0.304 इन एटॉमिक मास यूनिट. और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg के. तो अगर हम मास डिफेक्ट को kg में लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.0304 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल आ जाएगा. तो ये टर्म किसकी इक्वल आएगी? दिस विल बी इक्वल टू 0.0504 इंटू 10⁻⁻27 kg के. तो ये मास डिफेक्ट किस यूनिट में आ गया? किलोग्राम यूनिट में आ गया. तो अब आप यहाँ से क्या कैलकुलेट करें? इस मास डिफेक्ट से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी किससे निकालेंगे? एनर्जी mc² से. और यहाँ m क्या होगा? जितना ये मास डिफेक्ट है. तो यहाँ से एनर्जी क्या आ जाएगी? इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. दिस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू में c². यहाँ c क्या है? c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जब आप यहाँ पुट करेंगे मास डिफेक्ट को तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा?
504 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और ये यहाँ यूनिट क्या आएंगी, किलोग्राम की। तो जब आप ये बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, 4.536 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या इसे क्या लिख सकते हैं, ये जूल के इक्वल आ गया। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी किस में आ गई, जूल में आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ये हमने एटॉमिक मास यूनिट जहाँ डिस्कस किया था वहाँ भी बताया था। तो आप अगर इस बाइंडिंग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में लिखेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगी, 536 इंटू 10⁻⁻12 को अगर डिवाइड करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये किस यूनिट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से किसकी इक्वल आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2.835 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी 28.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी जो आपने मास डिफेक्ट से कैलकुलेट की है, ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू 28.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाल सकते हैं। तो मास नंबर क्या है हीलियम के केस में, 4। तो अगर इस टर्म को हम डिवाइड करें 4 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हीलियम न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, इस तरह से कि आप फर्स्ट मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, और उस मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, और उस बाइंडिंग एनर्जी से फर्दर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि ये एनर्जी किसके इक्वल है, दिस इज़ ये एनर्जी क्या है, अगर इतनी एनर्जी न्यूक्लियस को प्रोवाइड की जाए तो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है कि अगर न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो हम उससे एक न्यूक्लियन मीन्स एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी हम अदर एलिमेंट्स के लिए भी एवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए एवेलुएट करें, हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन से हैं, हाइड्रोजन 2H3। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप क्या है कि आइसोटोप वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स में सेम होंगे, बट इनका न्यूक्लियस डिफरेंट होगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से आइसोटोप क्या है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है बट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आप ये इससे भी देख सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें सोडियम का, तो सोडियम के आइसोटोप कौन से होते हैं, सोडियम के आइसोटोप 22, सोडियम 23 एंड सोडियम 24, और इनका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो यहाँ इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनका न्यूक्लियस डिफरेंट है, तो इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो इन एलिमेंट को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश करते हैं कि इस सोडियम के इसके केस में सोडियम के में इन आइसोटोप्स में जो 23 है ये एक स्टेबल एलिमेंट है, और अगर हम 22 की बात करें तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है, और सोडियम 24 बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है। इट मीन्स कि इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हैं बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप में अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालें, ड्यूट्रॉन क्या है, लाइट न्यूक्लियाई है, तो लाइट न्यूक्लियाई के केस में के लिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो ये क्या है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से के इंडिविजुअल
पार्टिकल्स का सम करें, इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ इसका डिफरेंस निकालें, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट। और इस मास डिफेक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एनर्जी में, जैसे कि हमने किसके लिए कैलकुलेट किया था, हीलियम न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट किया था। तो जब आप इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन के केस में ये एनर्जी किसके इक्वल आएगी, न्यूट्रॉन के केस में ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल आती है, 2.224 इन एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम न्यूट्रॉन के केस के लिए पर न्यूक्लियन निकालें तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर न्यूक्लियन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1.112 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ने कैसे कन्वर्ट किया इसे, बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। जहाँ हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस किया था, आपने वहाँ देखा था कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कि जैसे हम देखें कि हमने मास डिफेक्ट किसके लिए इवेल्यूएट किया था, कितना था ये मास डिफेक्ट हीलियम के लिए, 0.0304। तो अगर इसे डायरेक्ट 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 28.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल आ जाएगी। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए इवेलुएट की, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए और हीलियम न्यूक्लियस के लिए। इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी इवेलुएट की गई है और इस टेबल में शो की है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखें बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए, इसके बाद फर्दर एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी को इवेलुएट किया गया है। अब इस बाइंडिंग एनर्जी ये जो इवेलुएट की है हमने किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, अगर इसे प्लॉट किया जाए तो ये प्लॉट क्या शो कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व शो कर रहा है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है कि अगर हम मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट करें तो हमारा जो वेरिएशन है वो किस तरह से आता है, वो इस तरह से वेरिएशन आ रही है। आप ये देखें बाइंडिंग एनर्जी कर्व को स्टडी करने से पहले आप ये देखें कि हम इसे बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला जाता है। मास डिफेक्ट से निकाला था हमने बाइंडिंग एनर्जी को। तो मास डिफेक्ट क्या था कि अगर हम हीलियम का ही एग्जांपल ले लें तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और डिफरेंट शो करने के लिए हम ये सपोज न्यूट्रॉन को इससे रिप्रेजेंट कर दें। तो अगर इसका इनके मासेस का सम लेते हैं तो ये मासेस का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, कि अगर हम इसकी न्यूक्लियस असेंबली बनाएं। देन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मासेस का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। और ये कितना डिफरेंस है, ये मास कितना कम है, मास डिफेक्ट, कि अगर इसमें मास डिफेक्ट ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों टर्म इक्वल होंगी। अब ये मास कहाँ जाता है, आप देखें कि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो ये जो मास है इसे डिसअपियरिंग मास भी कहते हैं, ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, जिसे आपने बाइंडिंग एनर्जी कहा है। अब हीलियम न्यूक्लियस के केस में आपने कितनी बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, 28.35। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बात करें तो ये कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, कि जब हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी एनर्जी, किसकी एनर्जी होती है, किस फोटोन की, गामा फोटोन्स की ये इतनी एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या है कि जब इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो ये न्यूक्लियस इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, और ये एनर्जी किसके इक्वल है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम न्यूक्लियस के केस में। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इतनी ही एनर्जी इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करें तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा। आप या तो इसे इस तरह से समझ लें कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिविजुअल हैं और इस इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम कोई न्यूक्लियस बनाएं, जैसे कि हमने हीलियम न्यूक्लियस की बात की, तो ये हीलियम न्यूक्लियस में जितना मास डिसअपियर हुआ,
कि जितनी ये अरेंजमेंट में जितना मास डिसअपियर हुआ है ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। मीन्स वहाँ से फोटोन रिलीज होता है। ये फोटोन्स कौन से हैं, हाई एनर्जी गामा फोटोन्स हैं। और ये फोटोन्स क्या है, ये इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मीन्स ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दीज आर अनस्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस असेंबली। मीन्स न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है ये स्टेबल असेंबली फॉर्म हो रही है। और ये कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि अगर इस न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए बाहर से तो ये क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा। मीन्स ये इतनी एनर्जी है जो न्यूक्लियस को क्या कर दे, अनबाइंड कर दे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। कि ये क्या है कि अगर इतनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करें तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो हमने कुछ एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट भी की थी और टेबल में आपको शो भी किया कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे इवेलुएट की गई है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। और इसका अगर हम कर्व प्लॉट करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ अगर हम वेरिएशन देखें तो बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ कैसे चेंज हो रही है। आप देखें कि हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट रीज़न है, ये फर्स्ट रीज़न किसके लिए है, लाइट न्यूक्लियाइज के केस के लिए। इसके बाद सेकंड रीज़न किसके लिए है, मॉडरेट न्यूक्लियाइज के लिए। और थर्ड रीज़न किसके लिए, हैवी न्यूक्लियाइज के लिए। तो यहाँ से इस कर्व से क्या पता लग रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट्स के लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। तो पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, आप देखें यहाँ कि जैसे हम किसके लिए निकाली थी, हीलियम न्यूक्लियस के लिए, या हम किसी फर्दर न्यूक्लियस के लिए भी अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। मीन्स कि जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से आप कोई न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो ये न्यूक्लियस फॉर्म करने में कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी पॉजिटिव है। इट मीन्स हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये असेंबली टूट जाए। अब आप देखें कि ऐसा क्यों होता है। अब आप यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और प्रोटॉन्स, और आप क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट अगर हम यही न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये जो ये अट्रैक्शन है, ये जो इनके बीच में फोर्सेस है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। जिसके कारण बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट्स के लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कि इस अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस में, ये असेंबली मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन विद कि अगर ये पार्टिकल्स इंडिविजुअल रखे हुए हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी सभी एलिमेंट्स के लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव। और ये क्या शो कर रही है कि पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। इसे नेक्स्ट देखें आप कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिलता है। और इसके बाद जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट रीज़न की बात करें, फर्स्ट रीज़न किसके लिए है, लाइट न्यूक्लियाइज के लिए। तो आप लाइट न्यूक्लियाई के केस में देखें कि लाइट न्यूक्लियाई के लिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं, हीलियम की तरफ अप्रोच करते हैं, मींस नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और इसी रीज़न में आप ये देखें कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए हमें क्या मिल रही हैं, पीक मिल रही हैं। ये पीक को अगर हम देखें तो ये पीक किसके लिए मिल रही हैं, आप यहाँ से देखें, ये पीक को यहाँ भी शो किया हुआ है। ये पीक हमें किसके लिए मिलती हैं, फॉर इवन न्यूक्लियाइज के लिए हमें पीक मिल रही हैं। मींस हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन, इन एलिमेंट्स के लिए हमें क्या मिल रही है, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में पीक मिल रही हैं। ये पीक क्या शो कर रही हैं कि जो भी एलिमेंट्स जिनका मास नंबर क्या है, मल्टीपल है 4 का, वो न्यूक्लियस अपने नेबरिंग न्यूक्लियस से मोर स्टेबल है। तो